हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर और मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस पर जो है आज हम बात करेंगे फ्रॉम 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ऑर्गेनोमेट्रिक का जो बेसिक है, ऑर्गेनोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और ऑर्गेनोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस के कितने तरह के होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग जो 18 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप नेट में हो या फिर गेट या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हो या फिर उसके कोर्सेज के जो एग्ज़ाम हो, तो सभी में जो है ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल पर आज जो है वो बात करेंगे और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के आते हैं तो उन पर बात करेंगे। तो ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल पर जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है हमारा, 18 इलेक्ट्रॉन जो रूल है हमारा, ठीक है, वो बेसिकली ऑर्गेनोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस पर काम करता है। ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ऑर्गेनोमेट्रिक्स पर जो है वो काम करता है। ऑर्गेनोमेट्रिक्स जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उन पर बात करता है। ऑर्गेनोमेट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में जो है वो कोई बॉन्ड होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है ना। तो बात आती है कि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, हम जब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस तरह से होता है और ये क्या बताता है? तो सबसे पहले तो देखिए, और 18 इलेक्ट्रॉन जो रूल है वो किसी भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से किसी भी कंपाउंड की हम बता सकते हैं वो कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं है। फिर अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन की रूल की बात करें, ठीक है, तो अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करें तो दो तरह से आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है वो मेन ग्रुप का भी हो सकता है। मेन ग्रुप का, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, MgMr मेन ग्रुप का है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, और यदि ट्रांजिशन मेटल्स का है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल का है अगर कंपाउंड आपका, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड पाया जाता है उन्हें ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के आधार पर चेक करते हैं। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो वो एक स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड है, अदरवाइज वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड नहीं है। फिर मैंने आपको बताया 18 इलेक्ट्रॉन रूल, अगर मेन ग्रुप का मेटल है तो उस पर 8 इलेक्ट्रॉन रूल आप देखेंगे, क्योंकि जो बेसिकली जो वैलेंस सेल है वो गैसेस स्टेट होनी चाहिए। अगर कोई कंपाउंड है और उसकी वैलेंस सेल जो कंपाउंड की वैलेंस सेल है, आप कहेंगे कंपाउंड की वैलेंस सेल किस तरह से निकालेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल होगी उसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन वो होना चाहिए मेटल के इलेक्ट्रॉन। मेटल अगर डी ऑर्बिटल की है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यदि p ब्लॉक की है तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, और प्लस लिगेंड का कंट्रीब्यूशन, लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आए हैं, लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आए हैं, ठीक है, वो देखना है आपको। ठीक है, और प्लस माइनस चार्ज करना है। अगर प्लस का चार्ज है तो आपको क्या करना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, और यदि माइनस है तो उसे ऐड कर देना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और ये टोटल इलेक्ट्रॉन आपको चेक करने हैं, ये 18 है या फिर अगर मेन ग्रुप का है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, अगर 18 है या नहीं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं थर्मोडायनेमिकली। लेकिन कंडीशन ये है 8 इलेक्ट्रॉन कहां देखना है आपको? मेन ग्रुप में। और यदि ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है तो वो 18 आपको चेक करना है। ठीक है ना। चलिए दूसरी बात, कुछ चीजें इसमें एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हम देख लेते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। याद रखिएगा 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये इसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन फिर भी स्टेबल होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, ऐसे कंपाउंड जिनमें 17 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 19 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होंगे। हमेशा ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक होंगे ये कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें 17 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 19 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो आइए कुछ अब प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, किस तरह की इसमें प्रॉब्लम आती है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए जरा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये हमें देखना है। ठीक है,
तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो पे जो है वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है ये MnCO का होल थ्राइस। दूसरा क्वेश्चन है Fe, और एक ही क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव है ये CO होल 5, और ये है वेनेडियम CO होल 6, और ये क्रोमियम CO होल 6, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ है, और ये बताना है इनमें से कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है और कौन नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल में ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डोंट फॉलो या डोंट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, या फिर ये आ सकता है कि विच वन ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है ना, तो आपको सोल्व करते जाना है। आप देखिए जरा, Mn है, ये D5 है, तो टोटल D का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 7 हो जाएगा, क्योंकि D में 5 है, क्योंकि अगर हम इसकी देखें तो 3D5 और 4s2 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ओवरऑल कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, आप जानते हैं, तो ओवरऑल कितने होंगे 3 दूनी 6 और 7 6 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये कंपाउंड जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता है। तो अब आपको आयरन के लिए लेना है, तो आयरन में 3D6 और 4s2 ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्लस 4 दूनी 8, 2 गुना 4 8 8 16, तो ये कंपाउंड जो है 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, फिर ऐसे ले लेंगे हम वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम D3 और 2 Sk हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे उसमें, और प्लस 6 गुना 2 चाहे तुम्हें 12 5 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें भी जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यदि हम यहाँ पर आ जाए तो क्रोमियम में 24, यानी कि D4S2, D5S1 होता है, एक्सेप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो ओवरऑल मिला के ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा 6, और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 6 12 और प्लस 6 यानी कि 18। तो ये कंपाउंड जो है वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। तो ये कंपाउंड, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ये गेट में आया हुआ है, गेट 2000 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, गेट में। और यदि हम देखें, एक क्वेश्चन दूसरा था FeCO का होल 4, फिर पहला पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट है इसका NiCO होल थ्राइस और PPH3, और थर्ड क्वेश्चन है CrCO का होल थ्राइस, एंड फोर्थ है आपके पास CrC5H5 का होल ट्वाइस। तो ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। इसकी कैलकुलेशन हम करके आ गए, ये नहीं करेगा। अब यदि हम निकिल को देखें तो ये क्या होता है D8 और S2, तो ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, 3 दूनी 6 कार्बोनिल से आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन ये करेगा, न्यूट्रल लाइगेंड है, तो ओवरऑल 3 दूनी 6 2 8 18 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करेगा। ये नहीं करेगा क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कितना हो जाएगा 6 और प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 12, नहीं करेगा ये। और फिर यदि हम यहाँ पर देखें तो 6 और प्लस ये 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल है और होल ट्वाइस है इसका, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे ये, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, 16 इलेक्ट्रॉन को। तो ये कंपाउंड जो है वो स्क्वायर प्लेन नहीं है, चूंकि क्योंकि स्क्वायर प्लेन होने के लिए क्या होना चाहिए था 4 लाइगेंड होने चाहिए था, और मोस्टली जो है उसकी ज्योमेट्री अलग तरीके से डिसाइड होगी। तो इसलिए ये कंपाउंड में जो है वो इससे 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा, केवल ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, और ये आया हुआ है गेट 2002 में, गेट 2002 में आया है। क्वेश्चन 3 देखिए, ये आया है क्वेश्चन आपका गेट 2002 में ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, क्या है कि द बॉन्डिंग ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनिल, मैं CP लिख रहा हूं, साइक्लोपेंटाडाइनिल इन TICP whole 4, ओके, is such that, ठीक है, is such that किस तरह की होगी वो, ये हमें देखना है। ठीक है ना, तो उसने ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, रखा है all CPs साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग्स, all CPs are pentahepto। दूसरा है आपके पास 1 CP ring is pentahepto and other 3 rings are
मोनोहेप्टो, ओके, मोनोहेप्टो। तीसरा ऑब्जेक्टिव है उसका आपके पास 2CP, और इसमें कह सकते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं, 2CP रिंग जो है वो पेंटाहेप्टो है, पेंटाहेप्टो, और एंड 2CP रिंग, क्योंकि 4CP है ना, यहाँ पर 4CP है, उनमें से 2CP पेंटाहेप्टो है और 2CP मोनोहेप्टो है, ये कहना चाह रहा है वो, मोनोहेप्टो, ओके, मोनोहेप्टो। और फोर्थ उसका ऑब्जेक्टिव है all CP rings are monohapto, तो आपको मोनोहेप्टो, ओके, मोनोहेप्टो। तो इनमें से सही ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ये हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, चूंकि ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो हमें 16 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो आइए जरा कैसे होगा ये। तो अब यदि हम देखें यहां पर, तो TI, ओके, TI, मैं इसको थोड़ा सा यहां बना लेता हूं इससे स्ट्रक्चर, अदरवाइज थोड़ा हिंडर हो जाएगा। तो यहां हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये है TICP होल 4, राइट। तो हम इसके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, TICP, CP एंड CP, और ये एक CP, ये ठीक है। तो हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो हम जानते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम, यानी कि ये 2 और 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसे 16 इलेक्ट्रॉन करना है, और कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन इसे बनाना है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है ये। अब यदि हम ऐसा करें, मैक्सिमम हैप्टिसिटी उन्होंने पेंटाहेप्टो दे रखा है और मोनोहेप्टो दे रखा है। मोनोहेप्टो का मतलब है एक हैप्टिसिटी, मोनोहेप्टो, मोनोहेप्टो मीनिंग है वो हैप्टिसिटी 1, और पेंटाहेप्टो, पेंटाहेप्टो का मतलब हो गया हैप्टिसिटी 5, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, ऑल CP's रिंग आर पेंटाहेप्टो। अगर पेंटाहेप्टो सारे के सारे पेंटाहेप्टो बोल लूं तो 5 यहां से आएंगे, 5 यहां से आएंगे, 5 यहां से आएंगे, और 5 यहां से आएंगे, तो 5 और 20 4 24। तो ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है चूंकि, तो ये स्टेबल होगा और 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं बैठेगा। फिर 1 CP रिंग इज पेंटाहेप्टो एंड अदर CP रिंग्स आर मोनोहेप्टो। तो एक तो पेंटाहेप्टो कर लो और बाकी को क्या कर लो, उसको मोनोहेप्टो कर लो उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो 5 और 3 8 और 4 12, तो ये भी जो है 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि स्टेबल नहीं है। अब आते हैं 2CP पेंटाहेप्टो कर लो, 2CP पेंटाहेप्टो करो, ठीक है ना। 2CP जो है वो आपको पेंटाहेप्टो करना है, और 2CP मोनोहेप्टो कर लीजिए। तो आप काउंट कीजिए, 5 10 11 12 और 4 16। तो यहां पर ये 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है और ये स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है। अगर हम ऑल CPs को मोनोहेप्टो करते हैं, मोनोहेप्टो करके देख लीजिएगा, तो ये 1 1 यानी कि 4 4 8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 16 नहीं है, तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव आपका थर्ड जो है वो करेक्ट है। अब यदि बात करें मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो ये कह सकता है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है, ठीक है ना, कितने सही नहीं है। तो आप इस पे टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को आप मल्टीपल चॉइस बना रहे हैं या फिर सिंगल ऑब्जेक्टिव जो है करेक्ट आंसर बना दे उसको, उनमें से एक ही सही होगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है। भाई मल्टीपल चॉइस थोड़ा डिफरेंट तो नहीं होता, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो आपको देखना है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना है, ठीक है। अब यदि हम बात करें दूसरे क्वेश्चन पे, अगर हम जाएं, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये डेट में था क्वेश्चन, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना कहीं आए हुए हैं, और वही क्वेश्चन आपके BSc के एग्जाम में आए होंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड जो है 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो पहला कंपाउंड देखिए C6H6 का होल ट्वाइस और Cr। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा उसने लिखा HMnCO होल 5, और ये एक कंपाउंड है। और थर्ड दे रखा है उसने
CH3 COO और RH और COI3, राइट, I3, और ये उसने दे दिया है 1 नेगेटिव, और फोर्थ है आपके पास CpFeCO होल ट्वाइस और CH3, ये दे दिया उसने, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, और ये गेट 2003 में है, 2003 गेट में है, तो आपको देखना है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्रोमियम कितने देगा, 6 और प्लस ये 6 हेप्टासिटी हो गई, यानी कि हेक्सा हेप्टो हो गई है, ठीक है, क्योंकि उसने नहीं दे रखी तो कंसीडर करने पड़ेगी बेंजीन है। तो 6 दूनी 12, तो कितना हो गया, उसने ये C6 में ही दे रखा है, यस, तो कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, यदि हम इसे देखें तो ये कितना देगा, हाइड्रोजन 1 देगा ये, ठीक है, 1 लिख लेते हैं, और प्लस Mn कितना हो गया, 7 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गए, तो ये कंपाउंड में जो है 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरा आप ये देख लीजिएगा, ये कितना देगा, चूंकि ये एनायनिक टाइप का लिगैंड है, तो एनायनिक टाइप के हमेशा 1 देंगे, 1 प्लस, अब यदि हम RH को देखें, मैं पीरियोडिक टेबल देख रहा हूं उधर मेरे वहां पर पीरियोडिक टेबल है, RH होता है कोबाल्ट की फैमिली का, तो D7 यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, और प्लस ये है एक CO है ये, राइट, यस, ये CO लिगैंड है, ओके, तो ये कितने देगा, 2 और प्लस 3 into 1, ठीक है ना, चूंकि 3 आयोडीन है ये, और ये एनायनिक टाइप होता है, तो 3 into 1 हो गया, और प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो उसे भी ऐड कीजिए, तो कितना हो गया, 9 1 10, 2 12 और 3 15 और 1 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है ये। अब ये यदि हम इसकी बात करें हेप्टेसिटी नहीं दे रखी तो 5 कंसीडर कीजिए, 5 प्लस ये कितना हो गया, 8 हो गया Fe, फिर इस यहां से कितना आ गया, 2 दूनी 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा 2 CO, और ये एनायनिक टाइप का है, प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 5 13 और 14 और 4 18, तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता, तो फॉलो ये नहीं करता 18 इलेक्ट्रॉन को, बाकी ये सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर बात करें क्या ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, स्टेबल है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 नहीं है इसमें, ठीक है ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो नहीं करता, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये ऑब्जेक्टिव सिंगल है, और ये भी कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मल्टीपल चॉइस दागा है, तो ये भी कहेंगे आप, ये भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, फिर ये इस वाले कंपाउंड को हम नहीं कहेंगे, ये नहीं फॉलो करता, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे अगर हम, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन 5 है n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, कहां ये बता रहा है, वेयर ऑल कंपाउंड्स जो मैं नीचे लिखूंगा उनकी बात कर रहा हूं, वेयर ऑल कंपाउंड्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, राइट, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जो है वो फॉलो करते हैं, जो भी कंपाउंड में नीचे लिख रहा हूं। कौन कौन से हैं कंपाउंड, देखिए जरा, एक है TC, फिर ये है Br और CO होल N, दूसरा कंपाउंड है आपके पास Na2 और FeCO का होल N, तीसरा है आपके पास कंपाउंड MnCO है होल N और 1 नेगेटिव, ठीक है। ये इनमें से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है ना, तो बाकी आप कर लेना, मैं तो एक दो क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। तो टीसी की अगर मैं बात करूं तो टीसी पड़ेगा हमारे पास Mn की फैमिली में, तो यानी कि ये 7 हो गया, 7 इससे सोल्व कर रहा हूं मैं, 7 प्लस एनायनिक टाइप का है 1 जोड़े, प्लस CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है और n है, तो 2 into n और इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो कितना होगा, 2n इज इक्वल टू ये 7 और 8 यानी कि 10 बच गया, ये उधर जाएंगे फिर, और n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, यानी कि यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्टिव बना के इस क्वेश्चन को दे सकता है इस तरह का ना। ऐसे ही यहाँ पर यदि हम बात करें तो आप 2Na है, आप इसे भूल जाइए, n को हटाकर यदि हम इस पर 2 नेगेटिव चार्ज रख दें तो बात बराबर हो गई ना, ठीक है, क्योंकि ये वो 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए आ रहा होगा। तो आप देखिए यदि हम इसकी कैलकुलेशन करें तो आयरन है 8 देगा, प्लस कार्बोनिल है 2 देता है, n है, और प्लस चूंकि इस पे 2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा अगर n को हटाएं तो 2 जोड़ेंगे आप और इज इक्वल टू 18 हो गया, तो 8 और 2 10 यानी कि 2n इज इक्वल टू 10 8 बच जाएगा क्योंकि 10 हो गया ना ये, तो 8 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी।
ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना होगा, मान लिया Mn हो गया तो 7 इलेक्ट्रॉन देगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू -1 सॉरी 18, ठीक है ना। अब -1 है तो इसका मतलब 1 जोड़ेंगे भी आप इसमें और इज इक्वल टू 18, तो कितना आ गया 2n इज इक्वल टू, अब ये 7 प्लस 1 हो गया तो 8 हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 बच जाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ये इस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। अब एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको जस्ट बेसिक आइडिया आना चाहिए किस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, कह रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, आइडेंटिफाई द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, ओके, ट्रांजिशन मेटल आपको फाइंड आउट करनी है, ट्रांजिशन मेटल जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। और उसने ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, उसने ऑब्जेक्टिव कह रहा हूं क्वेश्चन दे दिए हैं, उसने एक स्ट्रक्चर ये दे रखे, ध्यान से देखिए, साइक्लोपेंटाडाइनिल, ये साइक्लोपेंटाडाइनिल को उसने मेटल से जोड़ दिया, ठीक है, और फिर उसने 8 मेंबर रिंग दे रखी है, 7 मेंबर रिंग, ठीक है, तो 7 मेंबर रिंग बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया, और ये उसने हेप्टिसिटी पूरी की पूरी दे दी है, मतलब 7 हेप्टिसिटी है इसकी, ठीक है। फिर दूसरा उसने दे रखा है एक साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग है, और ये मेटल है, और इसे जोड़ रखा है उसने 3rd मेंबर रिंग से, ओके, ये 3rd मेंबर रिंग है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ये है CF3 और MCO5, ये, ठीक है ना। ये तो हमें ये बताना है कि ये मेटल कौन सी है, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होनी चाहिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये मेटल बतानी है, और ये कंपाउंड सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये हेप्टिसिटी हो गई 7 और इसकी हेप्टिसिटी हो गई 5। मैं पहले यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। तो अगर हम इसमें कैलकुलेशन करें तो 7 प्लस 5 और प्लस इसे n मान लीजिए, मेटल में n इलेक्ट्रॉन होंगे सपोज, ठीक है ना, तो कितना हो गया, तो इज इक्वल टू 18, अब चूंकि 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं ना वो, इसलिए तो 7 5 12, जब उधर जाएंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन 6 होना चाहिए। तो ये किसका होता है, क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना, तो यानी कि ये मेटल जो है वो क्रोमियम है, वो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा आपको ना कौन कौन से मेटल का सेट सही है। फिर कैसे यहाँ पर ये 5 हो गए और प्लस 3 हो गए और 18 करेंगे हम इसे ना, तो ये कितना आएगा, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस n इज इक्वल टू 18 करेंगे आप, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, और 10 कौन दे सकता है, निकेल की फैमिली, ठीक है ना, निकेल मेटल D8S2, तो निकेल हो गया। ऐसे यहाँ पर ये एनायनिक टाइप की स्पीसीज है, 1 प्लस ये मान लिया n देगा और प्लस यानी कि कार्बोनिल 2 देता है, 5 है तो 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 18, तो आप क्या कहेंगे 11, यानी कि आपके पास क्या बचेगा, n की वैल्यू 7 बचेगी, तो n बराबर आ जाएगा 7, और 7 किसका होता है, Mn का, तो इसमें आ जाएगा आपका Mn मेटल, ठीक है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। तो ये क्वेश्चन था, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर, जिनमें से जो है वो एक पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, वो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमें पी ब्लॉक का क्वेश्चन भी इस तरह का सोल्व कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम, तो ये क्वेश्चन दे रखा है बेरिलियम बेस पर, जिसमें बेरिलियम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, 3-4 ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, और ये पूछा जाएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो बेरिलियम आते ही हमें पता लग गया कि भाई वो जो है वो मेन ग्रुप का हो गया, तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन रूल को जो है वो लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेरिलियम कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। तो पहला उसने कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपके पास Be नीटा 5Cp होल ट्वाइस, राइट। दूसरा उसने क्वेश्चन दे रखा है आपके पास Be और नीटा 2Cp, जो Cp है उसमें 2 कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं केवल, और एक नीटा 1 और Cp, यानी कि 2 Cp रिंग है, लेकिन उनमें से एक कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन को और एक कर रही है 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव है उसके पास, मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे फिर।
तो अब यहाँ पर है ये Be और नीटा 1 Cp, जो Cp है वो केवल एक कार्बन से जुड़ी हुई है, और नीटा 2 यानी कि हैप्टिसिटी 3 सॉरी, और ये Cp, और ये फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास Be और ये हैप्टिसिटी 1 Cp, और दूसरा है इसमें साथ ही हैप्टिसिटी 5 और Cp। तो हमें ये बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा कंपाउंड जो है वो स्टेबल है, क्योंकि हमें पता लग गया भाई ये मेन ग्रुप का एलिमेंट है, मेन ग्रुप का जो है मेटल है, तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कराना है, ठीक है ना। तो हमें पता है बेरिलियम वैलेंस साइन में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्लस। अब यदि हम देखें नीटा 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और 2 है ये, तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ गए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं इसमें भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 यहाँ पर Cp ने दे दिए, और प्लस हैप्टिसिटी 1 है, तो इसका 1 का कंट्रीब्यूशन, तो कितना होगा 4 और 1 5, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये 2 और प्लस 1 Cp ने दिया, और प्लस 3 यहाँ पर मिले हमें, तो कितना होगा 3 और 2 5, तो ये भी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये 2 प्लस 1 हैप्टिसिटी प्लस 1 और प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा 8 आ गया है। तो ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल है और 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, ठीक है ना। ओके, 18 ही बोलेंगे, वैसे 8 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं आप मेन ग्रुप के लिए, लेकिन आप 18 बोले तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एन ऑर्गेनोमेट्रिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड बिटवीन, उसने दे रखा है एन ऑर्गेनोमेटालिक, डीयू का क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनोमेटालिक जो कंपाउंड है, जो बॉन्ड है, बॉन्ड इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड, क्वेश्चन इजी नहीं है, थोड़ा सोचने की बात है, इज डिफाइंड एज द बॉन्ड बिटवीन, एज द बॉन्ड बिटवीन, द बॉन्ड बिटवीन आपको बताना है। तो उसने ए ऑब्जेक्टिव दे रखा है आपके पास, उसने कहा अ मेटल, मेटल यानी कि एक मेटल और अ नॉन मेटल, एक नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या ऑर्गेनोमेट्रिक बॉन्ड है, तो ये बताना है सही है गलत। तो फिर उसने कहा अ कार्बन, एक कार्बन एंड अ मेटल, ए यानी कि एक कार्बन और एक मेटल के बीच में। सी ऑब्जेक्टिव है एक कार्बन एंड ए नॉन मेटल, ए नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है क्या वो ऑर्गेनोमेट्रिक बॉन्ड है। और डी अ कार्बन, ए कार्बन एंड अ मेटलॉइड, ठीक है, मेटलॉइड्स, ठीक है ना। तो ये इनमें से बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका करेक्ट है। तो ऑर्गेनोमेट्रिक की डेफिनेशन ये कहती है कि ऑर्गेनोमेट्रिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट लिंक हो, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। तो मेटल और कार्बन के बीच में जो है वो डायरेक्ट लिंक हो, ये ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होगा। यदि नॉन मेटल जैसे बोरोन ले ले, तो बोरोन से अगर कार्बन अटैच हो जाए तो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि बोरोन जो है वो मेटल नहीं, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें मेटलॉइड्स, तो इनका भी कोई मतलब नहीं है, तो बस सिंपल याद रखिए एक कार्बन और मेटल के बीच में जो है वो कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब बात आती है, एक क्वेश्चन दे दिया हाउ मेनी ब्रिज, अब हम ऑर्गेनोमेट्रिक क्लस्टर्स में आ रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेट्रिक क्लस्टर्स में आ रहे हैं। जो कार्बोनिल के जो कंपाउंड है, ठीक है ना, कार्बोनिल पे जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मेटल कार्बोनिल्स की अगर हम बात करें, तो मेटल और जब कार्बन लिगेंड आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट अटैच होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मेटल कार्बोनिल्स कंपाउंड्स में आपको बताया गया था कि भाई ये क्लस्टर टाइप के जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मिक्स्ड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस और बाइनरी। बाइनरी में जब मेटल और कार्बोनिल ही हो केवल, और यदि मिक्स में हो तो मेटल कार्बोनिल के साथ साथ कोई और लिगेंड भी हो, ठीक है ना। लेकिन ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, लेकिन ये कुछ क्लस्टर्स भी बनाते हैं, जैसे मेटल बाइन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, कोई स्ट्रक्चर आपको दे दे और ये पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें कितने ब्रिजिंग कार्बोनिल होंगे और कितने टर्मिनल होंगे, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ब्रिजिंग, ठीक है, ब्रिजिंग, हाउ मेनी ब्रिजिंग कार्बोनिल्स, how many bridging carbonyls present in MN2CO का होल टाइम, यानी कि ये कार्बोनिल क्लस्टर है और इसमें कितने ब्रिजिंग कार्बोनिल्स होते हैं ये आपको बताना है। तो मैंने इसकी स्ट्रक्चर आपको बताई थी,
कि इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के होते हैं। कुछ क्लस्टर्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स को आप याद रखिए, क्योंकि कहीं कहीं वो ब्रिजिंग बनाते हैं और कहीं वो ब्रिजिंग नहीं बनाते, समझ गए। और उसमें कॉन्सेप्ट दिया था भाई टॉप टू बॉटम जाने पर जो है ब्रिजिंग टेंडेंसी डाउन होती है। तो इसलिए बेटर रहेगा आप अपनी प्रैक्टिस में रखें इन चीजों को, जो है ना इनके स्ट्रक्चर जो है आपको दे रखे हैं वो स्पेसिफिक है, बाइनरी तो स्पेसिफिक है, ठीक है ना। तो बाइनरी के आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस रखिए तो तभी सोल्व कर पाएंगे जल्दी से जल्दी, अदरवाइज वहां घंटों लग जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक स्ट्रक्चर जिसमें ब्रिजिंग कार्बोनिल काउंट करें और नॉन ब्रिजिंग कर रहे हैं और वो भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करती है, तो वहां कंफ्यूजन आ जाता है कि वो ब्रिजिंग में है या नहीं है, ठीक है। और ब्रिजिंग स्टेबलाइज भी करती है और डिस्टेबलाइज भी करती है, तो इसलिए बेटर रहेगा आप प्रैक्टिस में रखें। तो ये इस कंपाउंड की जो है वो स्ट्रक्चर होती है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि कोई भी कार्बोनिल इसमें ब्रिजिंग पोजीशन में नहीं है, कोई भी कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग स्टेट में नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई इसमें ब्रिजिंग म्यू जो है वो CO जो ब्रिजिंग पोजीशन में आते हैं वो क्या हो गया, 0 हो गए। और यदि हम टर्मिनल की बात करें तो 5 टर्मिनल यहाँ पर है और 5 टर्मिनल यहाँ पर है, तो टर्मिनल CO क्या है वहां पर, और 10 टर्मिनल है। और एक मेटल मेटल बॉन्ड भी अगर वो पूछ ले कि भाई मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, तो आप कहेंगे कि भाई मेटल मेटल बॉन्ड क्या है, 1 है, समझ गए ना। तो ये इस तरह से आपको कंपाउंड जो है वो क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल सरल है और उन्हें बता देता हूँ, ठीक है, उन्हें स्किप कर देता हूँ, तो आप जो है उन्हें समझ लें, ठीक है, किस तरह से करना। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जो कार्बोनिल लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, या फिर वो एक्सेप्टर और डोनर दोनों हैं, या फिर वो केवल डोनर डोनर है, ठीक है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये वही बताएगा जो कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग जो है वो जानता हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। तो वो कह रहा है कि CO इज पाई एसिड लिगैंड, पाई एसिड लिगैंड है, पाई एसिड लिगैंड है, ठीक है ना। और फिर उसने दिया यहाँ पर इट करके फिर उसने डॉट डॉट दिया, और वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल मतलब यहाँ क्या आना चाहिए वो देखना है आपको ना। तो वो डोनेट, पहला क्वेश्चन है उसने डोनेट, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, ठीक है ना, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, फिर ये तीसरा क्वेश्चन है नॉट एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट, और नॉर, और एंड डोनेट, आप इस तरह लिख सकते हैं डोनेट, ठीक है ना। ये और वो कहता है डी में है, 4th नंबर में है आपका कि एक्सेप्ट एंड डोनेट, ठीक है ना, एक्सेप्ट एंड डोनेट, वो डोनेट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो लाइन को पढ़िए पहले ना, कार्बोनिल लिगैंड जो है इज पाई एसिड लिगैंड एंड इट, यहां पर कुछ आना है इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, अगर हम यहां ये फिट करें इट डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, नो ये कोई मीनिंग नहीं। इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। फिर यहां पर देखिए इट नॉट एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा नहीं होता, कार्बोनिल केमिस्ट्री कहती है, ठीक है ना। और ये एक्सेप्ट एंड डोनेट, ठीक है ना, यानी कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जो है मेटल, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और मेटल को डोनेट भी कर सकता है। तो अब आपको जो है वो चूज करना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो, कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको ठीक लगेगा। तो आपको बताया गया कि जो मेटल है भाई, मेटल में Eg ऑर्बिटल होता है और ये T2G ऑर्बिटल होता है, ये आपको बताया गया है। और जो कार्बोनिल है वहां पर क्या होता है कि वो एक लोन पेयर होता है उसके पास, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बताई गई है बातें ना। तो इसमें क्या होता है कि ये तो इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर, तो ये क्या हो रहा है, डोनेट हो रही है, समझ गए ना, डोनेट हो रही है। और ये क्या हो रहा है, मेटल क्या कर रही है, कार्बोनिल जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, कार्बोनिल के आधार पर बताएंगे हम। तो कार्बोनिल जो है वो मेटल से एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि एक्सेप्ट भी कर रहा है, और ये कार्बन मेटल को डोनेट भी कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ये डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो 4th नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो दूसरा आता है, एक क्वेश्चन और दे दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा स्टेट whether NiCO whole 4 follow 18 इलेक्ट्रॉन रूल और नॉट, ये बताना है हमें फॉलो करता है या नहीं। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपको बताई थी अभी। तो D9 है यानी कि 10 का कंट्रीब्यूशन करेगा, और
4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। यस, इट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है ना। तो ये ओबे करता है, ठीक है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, शेप पे भी आ सकता है, नून की ज्योमेट्री किस तरह की होगी। तो वो कह रहा है कि शेप ऑफ FeCO होल 5, इसकी शेप किस तरह की होगी। तो उसने ऑब्जेक्टिव दिए हैं भाई, ये ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल टाइप की होगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव दे दिया उसने स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, यानी कि स्क्वायर प्लेनर और पिरामिडल, ये दे दिया उसने ना, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। तीसरा उसने ऑब्जेक्टिव दिया है स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, ठीक है ना, बाई पिरामिडल। और उसने दिया फोर्थ ऑब्जेक्टिव है ऑक्टाहेड्रल। भाई वो ऑक्टाहेड्रल होगा क्या, वो चीजें बतानी है आपको ना। तो किस तरह के स्ट्रक्चर होती है सब जानते हैं इसे। ये अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये होती है Fe, और फिर यहाँ पर ये और ये एक CO यहाँ पर आ जाता है, ये CO है, ये CO है, ये CO और एक CO ये है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाता है, ये एक ट्राइंगल है और ये हो जाएगा एक CO, ठीक है ना, ये C हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है वो टी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल नहीं हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल भी नहीं हो सकती, क्योंकि 6 बॉन्ड चाहिए उसके लिए। हालांकि ये 5 कोऑर्डिनेशन पे है और ये भी 5 कोऑर्डिनेशन पे है। तो ये जो स्टेबिलिटी होती है ये मच मोर स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि हाई सिमेट्रिक होता है ये। तो इसलिए कहेंगे कि ये एक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ओके, बाकी के क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे, एक और वीडियो शूट करेंगे। अभी 3 वीडियो और शूट होंगी ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ कैटालिसिस के जो कैटालिसिस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, होमोजेनियस कैटालिसिस, बेकर प्रोसेस हो गया, या फिर मॉन्सेंटो हो गया, या फिर हाइड्रोफॉर्माइलेशन हो गया, ठीक है। तो उसमें किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। फिर मेटल कार्बाइन्स, उन पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये हो जाएगा। मेटल कार्बोनिल अभी पूरा नहीं हुआ है। मेटल कार्बोनिल में ब्रेजिंग, नॉन ब्रेजिंग, पॉइंट ग्रुप, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, या फिर सिंथेसिस पे भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन पे भी। तो अभी 3 वीडियो होंगी, तो उसे पार्ट में जो है मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियो और आएंगी जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।